हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे पास काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में लगभग हर जो साइकिलिस्ट है और जो नॉन साइकिलिस्ट है वो बातें करते हैं कि क्यों कुछ साइकिल्स इतनी सस्ती हैं और क्यों कुछ साइकिल्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं, जो कि कंपेरेबल हैं एक लग्जरी मोटरसाइकिल के, या उतने ही पैसे में इवन एक फोर व्हीलर या कोई भी फैमिली एक छोटी हैचबैक कार भी अफोर्ड कर सकती है। तो कुछ साइकिल्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो उनके मन में एक ऐसा सवाल आता है कि ये जो बाइसिकल्स हैं ये इतनी महंगी क्यों हैं। तो आज उसी के बारे में कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा और कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा जो कि आपको ये डिसाइड करने के लिए सफिशेंट होंगे कि हाँ, ये बाइक्स जो हैं इतनी महंगी हैं और ये जस्टिफाइड हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए फटाफट से आज हम हमारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाँ जी राइडर्स, तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो जैसे हर फील्ड के अंदर होती है, उसी तरह साइकिलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एक अलग लेवल की रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। नई नई इनोवेशंस होती हैं और हर टाइप की बाइक जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसको लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए और उसे हर तरीके से जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं साइकिलिंग से रिलेटेड उनको फुलफ़िल करने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे रोड बाइक्स की, कि रोड बाइक के अंदर किस टाइप की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आज के दिन, जो सबसे हॉट जो रिसर्च है किस टाइप की चल रही है। रोड बाइक जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसी बाइसिकल होती है जिसे हम एक्सक्लूसिवली रोड्स के ऊपर, मेटल रोड्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं और उसे हम इंड्योरेंस राइड्स के अंदर यूज़ करते हैं, उसे हम स्प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस रोड बाइक के अंदर बेसिकली जो है दो टाइप की ज्योमेट्री होती है। पहली ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं रेस ज्योमेट्री, यानी कि उसका एक ऐसा फ्रेम है जो कि रेसिंग के लिए, यानी कि जो साइकिलिस्ट स्प्रिंटिंग करते हैं या फिर जो प्रो साइकिलिस्ट हैं वो इस टाइप की साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं, वो टाइप का फ्रेम होता है। दूसरा होता है इंड्योरेंस फ्रेम, जो कि इंड्योरेंस राइडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑडेक्स राइड्स के अंदर इस्तेमाल होता है और दूसरी इंड्योरेंस राइड्स के अंदर BRM के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड बाइक के जो रेस ज्योमेट्री का जो फ्रेम है वहाँ पर किस टाइप की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो किस टाइप की इनोवेशन में लगे हुए हैं और उस टाइप की जो इनोवेशन है वो कर भी रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो जो रेस बाइक है यानी कि जो रेस ज्योमेट्री है उसके अंदर जो मेन फोकस है साइंटिस्ट का वो है कि जब भी कोई साइकिलिस्ट उस पर्टिकुलर रोड बाइक को चलाए तो कम से कम पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को अचीव कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को वो कैसे अचीव करेगा, जब एयर का जो ड्रैग है उस पर्टिकुलर साइकिल के ऊपर और साइकिलिस्ट के ऊपर मिनिमम होगा। और उसको अचीव करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाते हैं। उन डिज़ाइंस को विंड टनल के अंदर वो टेस्ट करते हैं और जब इन डिज़ाइंस को बार बार बनाया जाता है, 3D कंप्यूटर्स की हेल्प से बनाया जाता है, विंड टनल के अंदर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये किसी भी साइकिल की कॉस्ट के अंदर ऐड होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से इनोवेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रैक कंपनी है जो कि एक USA की कंपनी है, उसने अपनी जो रोड बाइक है उसके अंदर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करती है, खासकर रेस ज्योमेट्री वाली बाइक के अंदर। वहाँ वो आइसोफ्लो नाम की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसने पेटेंट किया है और जो उसके जो साइंटिस्ट हैं
जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो इस टाइप की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी मनी ड्रिवन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये होती हैं। इसके अलावा कैननडेल एक और कंपनी है जिसके अंदर वो सेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और सेव टेक्नोलॉजी एक टाइप की माइक्रो क्या बोलते हैं, एक टाइप की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर साइनेप्स एक्टिव वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी जिसको वो नाम देते हैं। और इसको ये रेस ज्योमेट्री की बाइक्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। तो मेन इनका फोकस यही रहता है कि कम से कम पावर का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को अचीव कर पाएँ। और अब हम दूसरी जो बाइक है, जो दूसरे टाइप की रोड बाइक है, वो है इंड्योरेंस रोड बाइक। जो इंड्योरेंस रोड बाइक है वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका फोकस रहता है कि वो जो इंड्योरेंस रोड बाइक बना रहे हैं वो स्पीडी तो हो ही, इसके अलावा वो कंफर्टेबल भी हो। और कंफर्टेबल के लिए वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ को वो खुद ही डेवलप करते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप की शेयरिंग नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना कि अलग अलग कंपनीज़ अपने अपने साइंटिस्ट हायर करती है और वो एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर नहीं करती है, जिस कारण जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है किसी भी बाइसिकल की। अब मैं एक एग्जांपल आपको, इसके अंदर भी मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहली जो कंपनी है वो ट्रैक कंपनी है जिसने आइसोफिक्स टेक्नोलॉजी जो है अपनी डेवलप की और उस आइसोफिक्स टेक्नोलॉजी को इसने अपनी एंडोरेंस बाइक्स के अंदर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो उसकी बाइक्स है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलर बाइक बन गई। फॉर एग्जांपल ट्रैक डोमानी। दूसरा जो कंपनी है वो है कैननडेल कंपनी। वो अपनी सेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनकी रेस ज्योमेट्री की जो बाइक्स हैं, उस रेस ज्योमेट्री की बाइक्स के अंदर ये एरो सेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी जो इनकी इंड्योरेंस बाइक है उसके अंदर सिंपली ये सेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक टाइप की माइक्रो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी है। वो इस टाइप का माइक्रो सस्पेंशन है कि जो फ्रेम है वो फ्रेम खुद फ्लेक्स करता है और आपको मैक्सिमम कंफर्ट देने की कोशिश करता है। तो इस टाइप की जो इनोवेशन है ये कंपनीज करती हैं। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा BMC कंपनी का, जो कि एक फ्लेक्सिबल हैंडल बार के ऊपर काम कर रही है और उसने उस चीज़ को डेवलप भी किया है। यानी कि आप नटशेल में ये समझिए कि जो रेस ज्योमेट्री की बाइक्स हैं वहाँ पर काम होता है स्पीड के ऊपर, और जो इंड्योरेंस रोड बाइक्स हैं वहाँ पर काम होता है कंफर्ट एज वेल एज स्पीड के ऊपर। लेकिन स्पीड जो है वो सेकेंडरी है, कंफर्ट प्राइमरी है यहाँ पर। और इसके बाद राइडर्स आती हैं माउंटेन बाइक्स। माउंटेन बाइक्स के अंदर भी जो आजकल जो मेन जो काम हो रहा है वो उनकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और हैंडलिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा आती है हमारे पास ग्रेवल बाइक्स। ग्रेवल बाइक्स के अंदर भी मेनली जो है कंफर्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, हैंडलिंग और ड्यूरेबिलिटी, यहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास फैट बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं। तो मेरा इन सारी बाइक्स के बारे में बताने का आपका पर्पज़ ये था कि आपको ये समझा पाऊँ कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पर साइंटिस्ट हायर किए जाते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बार बार में जो फ्रेम्स हैं, जो साइकिल्स हैं, वो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई जाती हैं, फिर उनको डिमोलिश किया जाता है। बार बार बनाना, डिमोलिश करना, जो बड़े बड़े जो साइकिलिस्ट हैं उनको हायर करना, विंड टनल का इस्तेमाल करना, लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो वो अल्टीमेटली आपकी जो बाइसिकल जो अल्टीमेटली आप ख़रीदेंगे, अपने घर पर लेके आएंगे, तो उसकी कॉस्ट के अंदर वो ऐड होती है। इसी कारण से रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो जो कॉस्ट है वो आप ही से अल्टीमेटली वसूल की जाएगी। जी राइडर्स, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है मटेरियल। यानी कि जब हम कोई भी बाइसिकल हमारे पास आती है तो उसके जो फ्रेम है वो अलग अलग मटेरियल से तैयार करते हैं। जो सबसे सस्ता है वो स्टील है,
उसके अलावा एल्युमिनियम अलॉय है जो उससे थोड़ा सा महंगा है, और सबसे जो प्रीमियम है वो है कार्बन। अब ये जो मटेरियल हैं इनकी कॉस्ट अलग अलग है। जो स्टील की बाइक होगी वो थोड़ी सी सस्ती होगी, जो आपके पास एल्युमिनियम अलॉय की बाइक होगी वो थोड़ी सी और एक्सपेंसिव होगी, और इसके अलावा जो कार्बन की जो बाइक्स हैं वो थोड़ी सी और एक्सपेंसिव होंगी। अब यहाँ पर ग्रेड्स भी हैं। कई स्टील की बाइक्स ऐसी हैं जो कि बेसिक कार्बन की बाइक से भी महंगी है। ऐसा क्यों है? वो है क्वालिटी ऑफ मटेरियल से। वो स्टील की जो क्वालिटी है वो इतनी हाई एंड है कि उसका जो प्राइस है वो कार्बन की बाइक को भी सरपास कर जाता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ मटेरियल। तो टाइप ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग भी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल की जो क्वालिटी है, वो किस क्वालिटी का जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो कॉस्ट है आपकी बाइसिकल की वो डिपेंड करती है। हाँ, तो राइडर्स, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पार्ट्स का। जो हम साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्रेम के साथ दूसरे पार्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं। उन पार्ट्स के अंदर हमारे साइकिल के जो रिम्स हैं वो आते हैं, इसके अलावा पावर मीटर्स आते हैं, केबल्स आती हैं, अलग अलग जो ड्राइव ट्रेन्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जो पार्ट्स हैं, अगर कंपनी खुद ही अपने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी पार्ट्स को सोर्स करती है तो वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी बाइसिकल के अंदर आपने देखा होगा कि जो शिमानो के पार्ट्स जो हैं वो डलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शिमानो सोरा, शिमानो अल्टेग्रा, शिमानो 105, शिमानो टाइग्रा, ड्यूराएस, DI2। तो इस टाइप के जो ड्राइव ट्रेन्स हैं या फिर इस टाइप के जो ग्रुप सेट्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर बाइसिकल के अंदर डलते हैं, तो अगर कोई भी कंपनी शिमानो से उस पर्टिकुलर ड्राइव ट्रेन को या ग्रुप सेट को हायर करती है तो उसे कुछ उसकी अमाउंट के साथ साथ उसको रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो उससे जो साइकिल की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। तो जो पार्ट्स हैं वो भी आपकी साइकिल की कॉस्ट को काफ़ी काफ़ी इन्हांस करते हैं। तो इस टाइप के जो पार्ट्स हैं वो के लिए भी सेम वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और इन पार्ट्स को डेवलप करने में काफ़ी पैसा लगता है किसी भी एक कंपनी का, जो कि अल्टीमेटली जो बायर है उसी से लिया जाता है। तो इसके बाद जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है लेबर कॉस्ट का। जब भी कोई कंपनी रन करती है तो वो अपने एम्प्लॉय रखती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एम्प्लॉय हैं जो वहाँ काम करते हैं तो उन्हें उनकी लेबर जो है वो कंपनी को देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कंपनी के अंदर जब किसी भी फ्रेम को तैयार किया जाता है तो उसके लिए एक स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का जो है अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, और वो कंपनी जहाँ इस्टेब्लिश होगी, जहाँ उसका हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर भी अलग अलग एम्प्लॉय होंगे। तो इस तरीके से जो लेबर की कॉस्ट है वो ऐड ऑन होती है किसी भी बाइसिकल की कॉस्ट के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जो कि आपकी साइकिल की कॉस्ट के अंदर ऐड करता है। वो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी कोई बाइसिकल बनती है वो बाइसिकल ट्रांसपोर्ट होती है किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जो बेसिक और नॉर्मल बाइसिकल्स हैं वो हमारी बनती हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी टाइप की हाई एंड बाइसिकल चाहिए या रोड बाइक चाहिए या हाई एंड माउंटेन बाइक चाहिए तो वो जो है दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो बनाती हैं, और जो कंपनियां हैं वो भी वहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको ट्रैक, कैननडेल, इस टाइप की जो USA की कंपनियां हैं, यूरोप की कंपनियां हैं स्पेशलाइज्ड है, तो लंदन UK की कंपनियां हैं स्पेशलाइज्ड है। तो इस टाइप की जो कंपनियां हैं
वो अपने जो प्लांट्स हैं वो अपनी कंट्री में या फिर किसी और दूसरी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान। तो यहाँ से वो मैन्युफैक्चर होके जब हमारी कंट्री में आएंगी तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस उनके ऊपर लगेंगे, और वो जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो आपकी साइकिल की कॉस्ट के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा राइडर्स, जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी बाइसिकल के कॉस्ट के अंदर ऐड होता है, वो है मार्केटिंग। जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर इतनी मेहनत करती है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करती है, तो अब उसको चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करे। और मार्केटिंग इतनी पावरफुल होती है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है कितनी सारी कंपनीज़ हैं और उनकी क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। तो मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है, जो कि कंपेरेबल है रिसर्च और डेवलपमेंट के। जितना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर लगता है, उससे कहीं ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर भी कंपनीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो कस्टमर को बेच पाएँ। अब जो राइडर सातवीं चीज़ है जो कि आपकी कॉस्ट जो है साइकिल की उसमें ऐड ऑन करती है, वो है कंपनी का प्रॉफिट। देखिए, कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है या फिर कोई भी व्यक्ति जब अपना कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो बिज़नेस अपने प्रॉफिट के लिए भी करता है। जो उसको टैक्सेस देने हैं और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो तो वो कंज्यूमर से निकालेगा ही। इसके अलावा वो अपना प्रॉफिट भी अपने पास रखेगा ताकि उस पर्टिकुलर कंपनी को वो रन कर पाए। और यही कॉस्ट अल्टीमेटली वो बायर से जो है वो फेच करता है। अब जो लास्ट पॉइंट है राइडर्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है टैक्सेस। हम जिस भी कंट्री में रहें, हमें टैक्स देना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। तो इसी तरह हमें बाइसिकल अगर परचेज़ करनी है, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम परचेज़ करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई सर्विसेज हम लेते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग टैक्स रिजीम होता है। ऐसे ही हमारी कंट्री का है, इंडिया का, अलग तरीके से। तो जब भी कोई बाइक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी तो उसका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से होगा। और जब हम कोई हाई एंड बाइक को परचेज़ करेंगे जो कि चाइना में, इंडोनेशिया में, ताइवान में, यूएसए में, लंदन में, यूरोप में, यानी कि बाहर की किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो मैन्युफैक्चर होती है और फिर वो शिप होके या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड से हमारे पास आती है, तो कितना टैक्स हमारे को देना पड़ता है वो भी अल्टीमेटली उस बाइसिकल की कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। हमारी कंट्री के अंदर जब कोई भी बाइसिकल इंपोर्ट होती है तो लगभग 45 to 55% जो टैक्स है वो कंज्यूमर के ऊपर लगाया जाता है। और ये जो टैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा है। ये जो लग्जरी बाइक्स हैं उसके टैक्स के कंपेरेबल जो है हमारी जो साइकिल है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जो कि हमारी जो बाइसिकल है जो कि इंपोर्ट होती है उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने 45 to 55 की जो ब्रैकेट बताई है उसको मैं डिसइंटीग्रेट करूंगा और आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है वो 30% की लगती है। इसके अलावा जीएसटी 12% लगेगा और इसमें ऐड ऑन हो जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये भी 10% का लगता है। तो लगभग 45 to 55% का जो टैक्स है वो आपको उस की कीमत पे आपसे वसूला जाता है। यानी कि ये तो भाई, अगर बाइक्स बहुत ज़्यादा महंगी इस वजह से इंडिया में हमारे को मिलती हैं। अगर किसी भी बाइक का रेट फ़र्ज़ कीजिए, अगर 1 लाख रुपए है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर हमें एड ऑन 50 to 55% टैक्स हमारे को देना पड़ेगा, तब हम उस पर्टिकुलर बाइक को परचेज़ कर पाएंगे। और आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इतना ज़्यादा जो है पैसा हमारा लगता है जब हमें हमारे देश में कोई भी इम्पोर्टेड बाइसिकल ख़रीदनी पड़ती है। तो अब फ़िलहाल तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिस बाइसिकल को मैंने
2019 के अंदर लगभग 1 लाख रुपए में ख़रीदा था, उस बाइक की जो कीमत है आज लगभग पौने 2 लाख रुपए के करीब जो है उस बाइक की कीमत हो गई है। और इसके अलावा जो एक्सेसरीज़ हैं, जो बाइसिकल एक्सेसरीज़ हैं, उसके ऊपर जो है हमारे पास लगभग 23 या से 24% का जो है वो टैक्स लगता है। और एक्सेसरीज़ के अंदर भी अलग अलग एक्सेसरीज़ के ऊपर अलग अलग टाइप का टैक्स लगता है। अब जो एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने सर्च किया उसके अंदर बेल्ट्स के ऊपर जो है 23 से 24% का टैक्स ये जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है। और इसके अलावा चेन्स जो है बाइसिकल चेन्स, उनके ऊपर लगभग 42% का जो टैक्स है वो क्लेम किया जाता है गवर्नमेंट से। और बिल्कुल मैं प्रिसाइज़ हो जाऊं तो 41.6% का जो टैक्स है वो हमसे लिया जाता है। इसके अलावा फ्रेम्स हैं और बाइसिकल फोक्स हैं, उनके ऊपर भी लगभग 41.6% का जो टैक्स है वो हमसे लिया जाता है। तो अब इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों कुछ बाइसिकल्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं और क्यों कुछ बाइसिकल्स इतनी ज़्यादा सस्ती हैं। कुछ बाइसिकल जो कि रेस ज्योमेट्री की हैं उनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए तक इंडिया के अंदर चली जाती है। लेकिन जो वही सेम जो बाइसिकल है वो हमें अगर दूसरी कंट्री के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ अगर उन्हीं की साइट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम मिलती है। फ़र्क है केवल टैक्सेशन का। हमसे इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, और क्योंकि वो उनकी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है या तो उनको इस की जो है उनको एक अलग लेवरेज मिलती है, उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और ये जो है उनको जो बाइक्स है उनको काफ़ी सस्ती मिलती है। हालांकि ये जो स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है इसे मैं पॉजिटिव स्टेप मानता हूँ। क्योंकि ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये स्टेप है हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट को लोकली मैन्युफैक्चर करें। लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे को जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी कम लगेगी और जो हमारी बाइसिकल की कीमत है वो भी काफ़ी कम रहेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आज का जो एपिसोड है उसे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी एपिसोड के अंदर हम मिलते हैं फिर से। बाय बाय राइडर्स, थैंक यू।